जी, कल हमने पढ़ा यूज ऑफ CLR, SCR एंड गेट ch फंक्शंस। यहाँ तक हमने पढ़ा था, सही है ना? यस सर। तो आज हम पढ़ेंगे इससे आगे। मैनिपुलेटर्स पढ़े थे, ये भी पढ़ा था, गेट ch। तो आज हम पढ़ेंगे एडिटर एंड कंपाइलर। एडिटर एंड कंपाइलर। एडिटर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम C++ प्रोग्राम लिखते हैं तो हम सबसे पहले C++ कंपाइलर को ओपन करते हैं, है ना? पहले उस पर डबल क्लिक करते हैं, वो ओपन होता है और हमारे सामने एक ब्लू स्क्रीन आती है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं C++ में, उसको हम बोलते हैं IDE। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम अपना सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं। जिसमें अपना सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं और उसको हम एडिटर बोलते हैं। उसको हम एडिटर बोलते हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर, वो विंडो जो हम ओपन करते हैं और अपना सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं, दैट विंडो और दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एडिटर। आ गई बात समझ में? हाँ। यस सर। एंड कंपाइलर। कंपाइलर, जब हम सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं तो फिर लिखने के बाद हम उसको कंपाइलर करते हैं। यानी एक और सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, यानी उसको चेक करता है, एक एक लाइन तो उसकी चेक करता है और ये चेक करता है कहीं तो गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो जब अगर गलती हो गई तो हमें बताता है किस लाइन पे आपने गलती की है, तो हम वो गलतियां ठीक करते हैं। तो उसके बाद हमारी कंपाइलेशन प्रोसेस खत्म होती है। यानी हमारा प्रोग्राम जब उसमें 0 एरर्स आएंगी तो उसका मतलब है कि कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई, हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया। ओके, अब हम इस चार्ट में देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोग्राम रन होता है, कैसे ये चलता है। ये सारा जो हम रन तक कैसे हम प्रोग्राम को लिखते हैं, फिर कहाँ कहाँ से ये गुजरता है। सबसे पहले हम एडिटर ओपन करते हैं। ठीक है, यानी ब्लू स्क्रीन सबसे पहले हम ओपन करते हैं लिखने के लिए। उसके बाद हम सोर्स फाइल यानी एक फाइल ओपन करते हैं। आप फाइल पे क्लिक करते हैं, मैंने दिखाया आपको, फाइल पे क्लिक करते हैं, फिर न्यू पे क्लिक करते हैं, है ना? यस सर। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम उसमें लिखते हैं। ठीक है, यस। लिखने के बाद जो फाइल बनती है दैट इज कॉल्ड सोर्स फाइल। दैट इज कॉल्ड सोर्स फाइल। समझ आ रही बात? सोर्स फाइल लिखने के बाद यानी हमारा प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, उसके बाद हम उसको कंपाइलर को भेजते हैं। हम उसके बाद उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करते हैं, कंपाइल में हम उसकी एरर्स जो होंगी वो ठीक करते हैं। उसके बाद जो नई फाइल बनती है यानी कंपाइलर फाइल, कंपाइल के बाद जो फाइल बनती है दैट इज कॉल्ड कंपाइलर कोड और ऑब्जेक्ट फाइल। उस फाइल को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उस फाइल को हम सोर्स फाइल बोलते हैं। कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनती है दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, तो उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आता है लिंकर। एक सॉफ्टवेयर है, नाम से तो हार्डवेयर लगता है लिंकर, लेकिन है ये एक सॉफ्टवेयर। कंपाइलर भी सॉफ्टवेयर है, एडिटर भी सॉफ्टवेयर है, लिंकर भी सॉफ्टवेयर है। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद हम एक और सॉफ्टवेयर बीच में लाते हैं दैट इज लिंकर। लिंकर क्या करता है? लिंकर लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करता है आपके ऑब्जेक्ट फाइल से। लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं? लाइब्रेरी फाइल्स जो हम ऊपर लिखते हैं हेडर फाइल्स, है ना? conio.h, iostream.h। यस ठीक सर। है, तो वो फाइल्स यस। इसके साथ लिंक होती हैं। यानी इसलिए आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाता है। अगर आप 10-15 लाइंस का प्रोग्राम लिखते हो तो जब आप उसको कंपाइल करते हो तो उस वक्त वो 1000, 1500, 1200 लाइंस का बन जाता है, क्योंकि उसके साथ लिंक होती हैं लाइब्रेरी फाइल्स भी। ओके, ठीक है, तो लिंक करने के बाद यानी ऑब्जेक्ट के फाइल के साथ अब हम दूसरी फाइल्स लिंक करते हैं, दोज फाइल्स आर लाइब्रेरी फाइल्स। तो ये काम कौन करता है? ये लिंकर करता है। लिंकर
लाइब्रेरी फाइल उसको ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करता है। ओके, तो लिंकर प्रोग्राम आप बन गया, तो उसके बाद जो फाइल बन जाती है लिंकिंग करने के बाद जो एक और फाइल बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो हम कैसे ये देख लेंगे कि सोर्स फाइल कौन है, ऑब्जेक्ट फाइल कौन है, एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन है? इसकी एक निशानी होती है, जब हम सोर्स फाइल लिखते हैं तो उसके लास्ट में होता है .cpp, है ना? जब मैं सोर्स फाइल बना रहा था उसको सेव करता तो मैं क्या लिखता था, test.cpp, Yes, sir. test.cpp। cpp क्या होता है? ये C++, ठीक है, Plus. वो सोर्स फाइल हो गई। जिस फाइल के लास्ट में .cpp होगा वो सोर्स फाइल हो गई। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट फाइल है इसके लास्ट में होता है .obj, जो नई फाइल इसमें बनती है उसका ऑब्जेक्ट फाइल जो बनती है कंपाइल करने के बाद उसका नाम होगा, अगर मेरी सोर्स फाइल का नाम टेस्ट है तो जो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी उसका नाम होगा test.obj, test.obj, यानी ये ऑब्जेक्ट फाइल है। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है तो उसका नाम पड़ेगा test.exe, test.exe। ठीक है, test.exe, यानी उस फाइल का लास्ट में .cpp होता है, ऑब्जेक्ट फाइल के लास्ट में .obj होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल के लास्ट में .exe होता है। बात आगे समझ में? ओके, यानी पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं एडिटर में, वो सोर्स फाइल कहलाता है, फिर हम उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल के बाद फाइल बनते हैं, दैट ऑब्जेक्ट फाइल, फिर हम लिंकर की मदद से लाइब्रेरी फाइल उसको लिंक करते हैं, जो लास्ट में प्रोग्राम बनता है दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम रन करते हैं। कोई कंफ्यूजन? Oh, sir. Yes, sir. इसके बाद पढ़ेंगे हम कंसेप्ट ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा अपना वैल्यू चेंज करता है। वेरी, ये निकला है वेरी से, VAR, वेरी, दैट चेंजेस। ठीक है, जो चेंज होता रहता है, इसी से वेरिएबल निकला है। ए वेरिएबल इज ए सिंबॉलिक नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन। हम एक मेमोरी लोकेशन को एक सिंबॉलिक नाम देते हैं, उस सिंबॉलिक नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। देखिए ये मेमोरी लोकेशन है 27, ठीक है, उसका नाम हमने यहाँ रखा ABC, यानी ABC, जहां ये 2 बाइट्स हैं, 2 बाइट्स मैंने कंबाइन किए, एक बाइट और दूसरा बाइट, है ना? 27 कितने बाइट्स मैंने लिखा? 2 बाइट्स में, है ना? तो इन 2 बाइट्स को कंबाइनर नाम में देता हूं ABC। ठीक है, तो ABC हो गया वेरिएबल। होता है क्या है, ये इस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है, इस मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। ठीक है, तो उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। इट चेंजेस इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो वेरिएबल होता है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अपना वैल्यू चेंज करता रहता है। कभी इसमें एक वैल्यू होगा, फिर 2 स्टेप 3 स्टेप के बाद दूसरा वैल्यू होगा, फिर तीसरा, यानी हमेशा ये अपना वैल्यू चेंज करता रहता है। कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। हाँ, इट जनरल सिंटैक्स इज, अगर हमें वेरिएबल अब बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यह है इसका सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं वेरिएबल नेम, डेटा टाइप। डेटा टाइप 4 हो सकते हैं, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, केयर हो सकता है, डबल हो सकता है। ठीक है, 4 तरह के डेटा टाइप हैं, यानी मैं डेटा टाइप या इंट लगाऊं या केयर लगाऊं या फ्लोट लगाऊं या डबल लगाऊं। ठीक है, डबल स्पेस डालनी है, स्पेस डालने के बाद मैं वेरिएबल नेम लिखता हूं, स्पेस डालने के बाद मैं वेरिएबल नेम लिखता हूं। ओके, तो उसके बाद में सेमीकोलन डालता हूं। आ गई बात समझ में? यानी पहले मैं लिखूंगा यहाँ फॉर एग्जांपल इंट लिखा मैंने, इंट हो गया डेटा टाइप, फिर मैंने स्पेस डाल दी। ठीक है, फिर मैंने ABC लिखा, ABC हो गया वेरिएबल नेम, फिर मैंने टर्मिनेटर डाल दिया यानी सेमीकोलन डाल दिया। अंडरस्टैंड? It instructs the compiler to create a variable name ABC in the memory of type integer. जब मैं लिखता हूं अपने प्रोग्राम में int ABC, तो int ABC लिखने से क्या होता है? इंटीजर
हाँ, तो क्या होता है, कंपाइलर को बताया जाता है, हम कंपाइलर को डायरेक्ट करते हैं कि आप एक वेरिएबल न बनाओ, उसका नाम ABC रखो, ठीक है, उसका नाम रखो ABC, और वो इंटीजर टाइप होना चाहिए, ठीक है, इंट ABC। वेरिएबल की दो चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तब तक हम कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में जब तक हम उसको डिक्लेयर न करें, ठीक है। तब तक हम बाजार से दूध नहीं ला सकते हैं जब तक हमारे पास बर्तन ना हो, है ना, जी ठीक है। सर। तो इसी तरह हम यहाँ किसी भी वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल करना होगा कि हम उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते हैं जब तक न वो हमें डिक्लेयर किया हो। ओके, यस सर। declaration, it provides assurance to the compiler that there is a variable existing with a given type and name so that compiler proceeds for further compilation, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या होता है, यह हम कंपाइलर को ये एश्योरेंस देते हैं कि हमने वेरिएबल बनाया है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया है, जो भी हमने नाम दिया होगा वो उसका वेरिएबल का नाम होगा और टाइप भी ऊपर दिया हुआ होगा, है ना, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूं कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो डिक्लेयर एक ही बार करना होता है, फिर आप उसको 1000 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो, जितनी बार आप चाहोगे इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा इंट ABC लिखा, फिर आप ABC में 10 भी डाल सकते हो, नीचे ABC में 20 भी डाल सकते हो, ABC में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन बनाना सिर्फ एक ही बार है, दो बार नहीं बना सकते हैं हम, इंट ABC दो बार नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार बनाना है, इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है। जब आप बाजार से दूध लाते हैं तो आप बर्तन एक बार एक बार खरीदते हो, फिर उसमें जितनी बार लाना ला सकते हो, है ना, ठीक है ना। आपको बाजार से दूध लाना है, आपको बर्तन एक बार खरीदना है, ठीक है, फिर आप डेली उसमें दूध लाते हो, ठीक है, दिन में 10 बार ला सकते हो, आपको हमेशा नया बर्तन नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, यानी आपको वेरिएबल सिर्फ एक बार डिक्लेयर करना है, फिर आप जितनी बार चाहोगे उसको इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंट ABC डिक्लेयर्स ए वेरिएबल ABC ऑफ टाइप इंट। अगर मैं इंट ABC लिखता हूं तो उसका मतलब है मैंने एक वेरिएबल बनाया ABC और ये इंटीजर टाइप है। डेटा टाइप्स कैन बी इंट, फ्लोट, केयर और डबल, ये मैंने अभी बताया, डेटा टाइप 4 किस्म के होते हैं। We can declare more than one variable in a single statement separated by commas। अगर हमें टाइप के बहुत सारे वेरिएबल जरूरत है, अगर हमें एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल जरूरत हैं तो हम क्या करेंगे, हम उनको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, बीच में कॉमा, ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा इंट A कामा B कामा C, मैंने 3 वेरिएबल बनाए ABC, तीनों इंटीजर टाइप के हैं, तो मैंने एक स्टेटमेंट में बना डाले। मैं इनको 3 स्टेटमेंट्स में भी लिख सकता हूँ, इंट A, फिर दूसरी लाइन पे लिखूंगा इंट B, फिर तीसरी लाइन पे लिखूंगा इंट C, ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट फॉर सिंपलिसिटी के लिए मैं एक ही लाइन में सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है, सेपरेट बाय कॉमास। हाँ, हो गई डिक्लेरेशन, यानी वेरिएबल को बनाना, यानी तब तक आपका वेरिएबल काम ही नहीं करेगा जब तक आप उसको डिक्लेयर नहीं करोगे। इसके बाद इनिशियलाइजेशन, assigning value to the variable at the time of declaration is called initialization। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर भी करते हैं और उसी वक्त उसमें वैल्यू भी डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। हो गई, अब आ गई बात समझ में, यानी हम डिक्लेयर भी करते हैं और वैल्यू भी देते हैं उसी वक्त, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इंट ABC इक्वल टू 10, तो मैंने क्या किया, इंट ABC का मतलब है मैंने एक वेरिएबल और वैल्यू भी दिया, ठीक है, फिर इसमें मैंने 10 डाल दिया, ABC में क्या डाल दिया 10, यानी मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और इसमें वैल्यू भी डाल दिया 10, है ना। तो दोनों चीजें हो गई, डिक्लेरेशन भी हो गई, इनिशियलाइजेशन भी हो गई। हाँ, दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर्स a variable ABC and initializes it with a value 10, है ना। मैं एक वेरिएबल ABC बनाता हूँ और उसमें फिर 10 डालता हूँ। यहाँ कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। सच बताओ।
या कंफ्यूजन है? ऐसा तो No, नहीं? sir. हाँ, No, sir. ओके। हाँ, नेम्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। वेरिएबल बनाने के लिए अपने रूल्स हैं, जिन रूल्स को हमको हमेशा फॉलो करना है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आएगी। ठीक है। हाँ, वेरिएबल अगर आपको बनाना है, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, मैंने वहां वेरिएबल बनाया ABC, आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो। हमेशा वेरिएबल ऐसा बनाना चाहिए जिससे लिखने से इंसान को पता चले वेरिएबल क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर आपको अपना एडमिशन नंबर लिखना है तो आप सीधे इंट ए नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, इंट एडमिशन नंबर, ADM_ नंबर, है ना, तो उसको पता चलेगा ये एडमिशन नंबर है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मार्क्स लिखने हैं, वेरिएबल में मार्क्स डालने हैं, तो आप क्या लिखोगे, इंट मार्क्स। ठीक है, ये थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए, जो इसका काम है अपने काम से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वैल्यू डालना है, नंबर देना है, तो आप लिखेंगे इंट नंबर। ठीक है, थोड़ा इससे रिलेटेड होना चाहिए प्रोग्राम में, जो उसका काम होगा। ओके, ओनली अल्फाबेटिक डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आर परमिटेड। सिर्फ हम वेरिएबल नेम बनाने में अल्फाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम कैन स्टार्ट विद ए डिजिट, लेकिन हम नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, नंबर 3, अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। अगर हम कोई चीज अपर केस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, और वही चीज स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, तो वो डिफरेंट है कंपाइलर के लिए। ठीक है, इसलिए आप एक रूटीन बनाएंगे, ठीक है, एक हैबिट बनाएंगे कि आप अपना सारा प्रोग्राम लोअर केस में ही लिखेंगे जहां भी कुछ लिखना हो। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। हम कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं करते। कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल सी इन है, सी आउट है ना, गेट CH है, CLR SCR है, मैन है। जी सर। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो ये 64 कीवर्ड्स हैं जो मैं लिस्ट आपको दी है, वो हम वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंट सीन नहीं लिख सकता हूँ, इंट सी, क्योंकि सीन कीवर्ड है। मैं इंट गेट CH नहीं लिखता हूँ, क्योंकि गेट CH सी कीवर्ड है। ओके, वाइट स्पेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, वाइट स्पेस अलाउड नहीं है, यानी मैं नहीं लिख सकता हूँ इंट एडमिशन नंबर, एडमिशन अलग लिखूं, नंबर अलग लिखूं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, बीच में स्पेस नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इंट एडमिशन, फिर अंडरस्कोर, फिर नंबर लिखूंगा। ठीक है, तो मैं अगर मुझे कहें सेपरेशन चाहिए, अलग करना चाहिए, तो मैं बीच में क्या डालूंगा, अंडरस्कोर डालूंगा। अंडरस्कोर। ठीक है, स्पेस नहीं डाल सकता हूं। ओके, हाँ, इसके बाद है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? ए डेटा टाइप इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यूज ए वेरिएबल कैन होल्ड। डेटा टाइप है हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल में कौन कौन से वैल्यूज हम इस्तेमाल कर सकते हैं या उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता इंट ABC, यानी ABC एक वेरिएबल बन गया है, लेकिन इंटीजर टाइप का, यानी उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही डाल सकता हूं। मैं उसमें करेक्टर वैल्यूज नहीं डाल सकता हूं, मैं उसमें फ्लोट यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं डाल सकता हूं। यानी ये हमें बताता है डेटा टाइप कि इसमें हम किस किस्म के वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इट हैज प्रीडिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ वेरिएबल इज डिफाइंड बाय इट्स डेटा टाइप। सबसे बड़ी बात जो तीसरा सेटअप है आप याद रखेंगे, हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड टू अ वेरिएबल इट्स बाय इट्स डेटा टाइप। एक डेटा टाइप को कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, ये उसका डेटा टाइप तय करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं इंट ABC, तो इंट ABC को मेमोरी में 2 बाइट्स मिलेंगे या 4 बाइट्स मिलेंगे। ओके, अगर मैं लिखूं केयर ABC, तो केयर को मेमोरी में 1 बाइट मिलेगा। अंडरस्टैंड? अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल डबल, फिर लिखूंगा ABC, तो उसको 8 बाइट्स मिलेंगे। मेमोरी में कितनी स्पेस रिजर्व करेगा, ये 8 बाइट स्पेस मेमोरी में रिजर्व करेगा। समझ आ गई बात?
जैसे आपको बाजार से दूध लाना है, अगर आपको 1 किलो दूध लाना है तो आप छोटा बर्तन लेंगे, है ना? यस सर। अगर आपको जी सर। शादी के लिए दूध लाना है तो उससे काम चलेगा नहीं, ठीक है? तो नो सर। आपको बड़ा बर्तन वहां एक लेना है, वो बाल्टी लेनी है वहां, है ना? यस सर। ठीक है, अगर आपको 1 किलो दूध लाना है तो आप बाल्टी इस्तेमाल करेंगे उसके लिए? नो सर। क्यों? उसमें नहीं आएगा। यस सर आएगा, लेकिन वो आएगा, बहुत क्यों नहीं बड़ा इस्तेमाल करते हैं हम। फिर? क्यों? दैट इज वेस्टेज ऑफ स्पेस, है ना? 1 किलो दूध यस सर। एक काम में नीचे आ जाएगा, ठीक है? बाकी जो इसमें स्पेस आ गई वो जी सर। फजूल है, वो हम फजूल उसमें साल लेते हैं, ठीक है? इसलिए हम उतना ही यस बात सर। लेते हैं जितना हमें चाहिए, ठीक है? आ गई यस। बात समझ में? इसलिए हम यहाँ अलग अलग किस्म के इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल। अगर कम आए जरूरत तेल करो इंटीजर इस्तेमाल, तथ जी बाइट यहाँ। अगर तमनी ज्यादा जरूरत अस करो 4 बाइट फ्लोट इस्तेमाल। अगर तमनी ज्यादा जरूरत अस करो डबल इस्तेमाल, तथ 8 बाइट आसान। बात आ गई समझ में? यस सर। इससे हम वेस्टेज ऑफ मेमोरी बचा सकते हैं, मेमोरी को वेस्ट होने नहीं देते हैं। हाँ, यानी डेटा टाइप में बताता है कि एक वेरिएबल को मेमोरी में कितनी स्पेस मिलेगी। दूसरी बात, द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड, रेंज ऑफ वैल्यूज, रेंज ऑफ यानी कहां से कहां तक हम उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास केयर है, केयर को मिलते हैं 1 बाइट, केयर को 1 बाइट मिलता है। 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, तो उसमें हम स्टोर कर सकते हैं -128 +127, -128 -127 -126 -125, यहां से नीचे जाएंगे हम कहां पहुंचेंगे? 0 तक, यस ठीक सर। है? फिर 0 से चढ़ना शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक? 127 तक। 128। 127 तक, ठीक? 0 से यस। 127 तक, ठीक? यानी -128 से लेकर +127 तक जो ये रेंज आता है, ये रेंज हम, ये वैल्यूज हम केयर में स्टोर कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? यस सर। एंड परमिसिबल वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर, नंबर 3। और हम इसमें परमिसिबल वैल्यूज यानी कौन सा वैल्यूज में स्टोर कर सकते हैं, कौन सा वैल्यूज हम स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर इंट है तो हम उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी उसमें पॉजिटिव नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर हम स्टोर कर सकते हैं, जीरो भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अगर फ्लोट है, यस सर। ठीक है, तो हम उसमें डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर में हम डेसिमल नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो एरर देगा। इंटीजर में हम डेसिमल नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं, ओके? वो एरर देगा, ठीक है? एरर नहीं आएगा, वो ट्रंकेट करेगा, वो बाद में बताऊंगा आपको। इसी तरह इंटीजर वैल्यूज को हम फ्लोट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कर भी सकते हैं, बट दैट इज बैड प्रोग्रामिंग। वो आगे आप जब मैं नया यूनिट पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा उसको हम क्या नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी परमिसिबल वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर, हम इसमें कौन कौन से वैल्यूज, इंटीजर में किस टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट में किस तरह के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, केयर में किस तरह के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये भी हमें डेटा टाइप ही बताता है। यानी डेटा टाइप में अब 3 चीजें बताता है, इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, है ना? यस नंबर सर। 2, रेंज ऑफ वैल्यूज, इसमें हम कहां से कहां तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3, हम इसमें किस टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके। यस सर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स के टाइप्स। इसमें ब्रॉडली 3 टाइप्स हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। के 3 डेटा टाइप्स हैं, लेकिन डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, और जो यूजर डिफाइंड डेटा है वो भी आगे पढ़ेंगे। इस वक्त हम पढ़ेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स। इस यूनिट में हमें यही पढ़ना है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स में हमें फिर 2 है, इंटीग्रल डेटा टाइप्स और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। इंटीग्रल मींस इंटीजर, ओके? तो इसमें आता है इंट और केयर, इंटीग्रल डेटा टाइप में आता है इंट और केयर, फ्लोटिंग पॉइंट में आता है फ्लोट एंड डबल। कितना रेयर रह गया?
बुलेटिन डेटा टाइप्स 4 किस्म के आप याद रखिए, एक इंट है, दूसरा केयर है, तीसरा फ्लोट है, चौथा डबल है। यानी डबल। 4 किस्म के बुलेटिन डेटा टाइप्स हैं। आप पढ़ेंगे बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स यही 4 हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड डबल। ये 4 बेसिक डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर को हम अपने प्रोग्राम में इंटीजर नहीं लिखेंगे, तो हम वहां लिखेंगे इंट, लिखते भी हैं, है ना, इंट एबीसी, वहां इंटीजर एबीसी नहीं लिखते हैं। इंट इसका कीवर्ड है। इसी तरह कैरेक्टर का कीवर्ड है केयर, फ्लोटिंग पॉइंट का कीवर्ड है फ्लोट, और डबल का कीवर्ड है डबल। ठीक है। यस सर। मेमोरी एलोकेटेड, दूसरी बात, कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? अगर इंटीजर है, इंट है, तो इसको 2 बाइट्स मिलेंगे या 4 बाइट्स मिलेंगे। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर पुराना कंपाइलर है तो वो 2 बाइट्स एलोकेट करता है, अगर नया कंपाइलर है तो वो 4 बाइट्स एलोकेट करता है। इसके बाद है कैरेक्टर, इसको 1 बाइट एलोकेट होता है। इसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट, इसको 4 बाइट्स एलोकेट होते हैं, 4 बाइट्स। इसी तरह है डबल, इसको 8 बाइट्स एलोकेट करते हैं। हाँ, रेंज ऑफ वैल्यूज, अगर इसको 4 बाइट्स मिलते हैं तो ये रेंज ऑफ वैल्यूज है 214748 4836 48 से लेकर 2147483647 तक, यहां से यहां तक हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और वो भी इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप वैल्यूज यहां से यहां तक इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर कैर है को -128 से लेकर 127 तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके। अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो इसमें हम स्टोर -3.4 इंटू 10⁻38 तो 3.4 इंटू 10⁻+38, यहां से यहां तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। सेम वे अगर डबल है तो -1.7 10⁻308 तो 1.7 10⁻308, यहां से यहां तक इसका रेंज है। ये वैल्यूज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। That completes our chapter. ठीक है, जो आप रिकैपिचुलेशन थी वो हमने खत्म कर दी। अब समझ आ गया? आप कहीं कंफ्यूजन तो नहीं रह गया? नो सर। ठीक है, तो फिर आप बताओ एग्जाम कब लेंगे? मंडे को? राइस्ता आप बताओ, मंडे को एग्जाम लेंगे? वो टफ एग्जाम नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सर जो आपका होगी। हाँ, जो आपका होगा। आप ही बताओ, यास्मीन आप बताओ। जो सारे बोलेंगे वो मैं भी बोलूंगी। ये कौन सी बात हो गई? हाँ, बहने वालों के साथ नहीं बहते हैं। मोहसिन जी सर। एग्जाम लेंगे मंडे को? सर ठीक है, मंडे को लेंगे। हाँ, लेकिन मंडे फिर आप सारे गायब नहीं होने चाहिए। सर मैं आती हूँ। नहीं, मैं सबों को बोलता हूँ, सबों को अटेंड करना चाहिए। वो टफ एग्जाम नहीं होगा, और उसमें अगर कोई स्कोर भी कम करेगा इतने, फिर दिल पे लेने की बात नहीं है। ठीक है, किसी को मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, किसी को कम आ सकते हैं, लेकिन सारे पढ़ेंगे। ये पता चल जाता है जब एग्जाम देने के बाद, पता चल जाता है मैं कहाँ हूँ। ठीक है, मैंने क्या मिस कर दिया, सर। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा। इससे इंसान की जो डेप्थ होती है वो पता चल जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है एग्जाम का मकसद। ये यूनिट टेस्ट जो होते हैं इसलिए होते हैं। ठीक है, तो आप कल पढ़ेंगे। वैसे मैंने कोई भी ऐसा कुछ नहीं रखा जो आपको समझ ना आए। फिर भी अगर आपके लिए सर हम लेंगे कल, एग्जाम। हाँ हम देंगे एग्जाम। हाँ, तो फिर मंडे को ही देंगे इसी टाइम पे 9 बजे, जी है ना? जी सर। जी सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सर क्लास कल की? कल क्लास नहीं, कल एग्जाम हो। हाँ, कल क्लास, संडे। कल संडे। आप बता कब लेंगे क्लास? वो आप बोलते हैं वो नंबर सिस्टम का? हाँ। हाँ, उस्मा को मिस होगा, और किसको मिस हो गया वो?
कल 10 बजे आपकी कोई क्लास है? नो सर। तो फिर हम कल 10 बजे इसको पढ़ेंगे जी सर। सवेरे, ठीक है। ओके सर। अब बेहतर यही है कि सारे अटेंड करें, अगर किसी को और कुछ तो वो होगा, क्या रिमाइंड होगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, अगर कोई ना कम से कम उस्मा तो करेगी क्योंकि उसने नहीं पढ़ा है। जो हम भी करेंगे, जिन्होंने पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे कल। ठीक है, यू आर वेलकम। ठीक है, मोसना भी आई, मोसना पे शायद वो मिस हुआ है, नहीं मोसना ने पढ़ा है। सारे आ जाओ, रिपीट हो जाएगा। ठीक है सर। जी सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, विश यू हैप्पी डे। अल्लाह हाफिज। दुआ करना मेरे लिए।